गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम फ्रॉम सर्च ऑफ ड्रीम और मैं आज आपको क्लास 12 की पहला चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर का जो सॉल्यूशन है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब कुछ मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमसे का मेन फोकस नीट है। ठीक है, तो हमसे जो पॉइंट अभी तक नहीं पढ़ाया है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसका पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर में सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर घोला जाता है, जिसके अंदर मिलाया जाता है। और सॉल्यूट क्या होता है? जो डाल के जो सॉल्वेंट के अंदर जिसे मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट में किसी भी चीज़ का मैक्सिमम अमाउंट जिसे डिजॉल्व किया जाता है एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और एक फ़िक्स टेम्परेचर में, तो उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखिए, एक पोलर सॉल्यूशन होता है और एक नॉन पोलर होता है। अगर पोलर रहेगा तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होता है। जैसे पोलर में आता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये पोलर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और नॉन पोलर का एग्जांपल है नैप्थेलीन एंथ्रेसिन प्लस बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक मिला सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये गैस के लिए बोला गया है। देखिए, टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये गैस के लिए है, पर सॉलिड और लिक्विड के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। जैसे आप ये देखते होंगे, जो पानी में अगर चीनी घोलना हो तो हमसे क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चीनी उसमें घुल पाता है। वही सॉलिड या तो लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्जोथर्मिक, देखिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला एक्जोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है। मतलब जब रिएक्शन करते हैं A प्लस बी को रिएक्ट करते हैं और जब C बनाते हैं तो उसके साथ क्या हीट भी रिलीज होता है, तो उसी को हम एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इंडोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं? मतलब कि जैसे पानी में चीनी घोलना है, वैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो A प्लस बी और साथ में हम हीट भी देंगे तब जाके वो C में बदलेगा, उसे कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस में, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस रहे तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। कैसे, अभी समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि A प्लस बी दे रहा है C को प्लस हीट को, मतलब कि इसको अपने अंदर से इसको खुद को बैलेंस करने के लिए इसका अमाउंट कम करना पड़ेगा, या तो हीट कम करना पड़ेगा या तो इसको कम करना पड़ेगा। देखिए, इक्विवेलेंट में कब जाता है? जब ये और ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में हो तब जाके ये इक्विलिब्रियम में जाता है। मतलब ना इधर से इधर जाएगा, जितना इधर से इधर बनेगा उतना ही इधर से इधर वापस में बनेगा। अगर हम हीट को ही टेम्परेचर को ही कम कर ले, अगर टेम्परेचर को ख़त्म कर दे तो मतलब कि देखिए एक अमाउंट कम हुआ तो इसको इक्विलिब्रियम में लाना है इसको, तो मतलब कि इधर से फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट इस तरफ प्रोडक्ट जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो C एक्स्ट्रा बनेगा और हीट कम होने की वजह से फिर से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से इस साइड से इस साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, और ये इसका C का जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा और हीट हमें कम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा वैसे हीट बढ़ जाएगा। तो हमें अगर टेम्परेचर को और कम कर दिए तो फिर से रिएक्शन ये होता ही रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बाई चांस हम टेम्परेचर को
बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर को तो इसको इक्विलिब्रियम में आना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, या इसे बढ़ा दो या इसे बढ़ा दो, टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही है। तो ये बैकवर्ड जाके इधर जाके ये शीट टूट कर इधर चला जाएगा, तो जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन इस तरफ हो जाएगा, तो हमारा मेरा प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है। तो वैसे ही टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। और इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, से ए प्लस बी प्लस हीट इक्वल टू सी मान लीजिए। तो मतलब कि अगर टेम्परेचर इसको चाहिए ये बनने के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट में मान के चलिए। अगर हम टेम्परेचर को घटा दें, अगर हम टेम्परेचर को घटा दें तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया, इसको इधर जाने में सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इसको देखिए सॉरी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस हीट इसका रिएक्ट कर रहा है सी से, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं। अगर टेम्परेचर को घटा दिए तो देखिए यहाँ पे सही से वो हीट नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है। तो क्या करेगा, प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा चलना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अब हमें टेम्परेचर को भी इक्विलिब्रियम में लाना है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट देगा। तो ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो समझ गए होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अब अगला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी बाय हेनरी लॉ। देखिए जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है सॉल्युबिलिटी पे वो हेनरी लॉ ने दिया था। देखिए इसका एक ग्राफ है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये मोल फ्रैक्शन है, और ये यम है। के एच हेनरी कांस्टेंट को के एच कहते हैं। ठीक है, देखिए जो गैस है, जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी गैस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी होगा। ठीक है, जैसे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, एक फिक्स अमाउंट जो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है। एक के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेक्शन टर्म आता है, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, एक करेक्शन टर्म। अगला, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए कितना भी अच्छा कोई थ्योरी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई लिमिटेशन तो पक्का निकलेगा। तो हेनरी लॉ का भी एक तीन लिमिटेशंस है। ये पहला लिमिटेशन ये है कि हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, मतलब कि बहुत हल्का सॉल्यूशन हो। इट इज़ एप्लीकेबल टू लेस सॉल्यूट केसेस, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो तभी ये एप्लीकेबल होता है। हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल, हेनरी लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है कब, केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि अगर सॉल्वेंट बस सॉल्यूशन मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ठीक है हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, पर रिएक्ट कर जैसे NH3H2O से रिएक्ट कर जाता है तब हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस बिहेव आइडियली एंड इट इज़ लेस सॉल्यूबल, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। मगर ये उसमें ये लिमिटेशंस में नहीं है, बस ये बताया गया है कि हेनरी लॉ कब कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आगे देखिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर राउल्स लॉ में राउल्स बताए थे वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए वेपर प्रेशर में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे टोटल प्रेशर हमेशा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी होता है। ठीक है, और प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, देखिए प्रेशर ऑफ ए होता है प्योर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि ए का प्योर प्रेशर जो वो अकेले में जब रहेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, गुणे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और उसके बाद प्रेशर ऑफ बी इसका तो क्या होगा, प्योर प्रेशर ऑफ बी गुणे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखिए प्योर प्रेशर तो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होगा, मोल फ्रैक्शन कभी दूसरे टर्म में रहता है जिसे हमें निकालना होता है, वरना कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू होता है, देखिए पी ए प्लस पी बी, तो पी ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी वी का वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिए
लीजिए तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे टर्म पे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ब्रैकेट बंद, उसके बाद मोल फ्रैक्शन अब बी। देखिए मोल जो पी ए है वो सॉल्वेंट के लिए, जो ए है वो सॉल्वेंट के लिए होता है हमेशा, जो बी है वो सॉल्यूट के लिए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, ये पी है, हाँ अब सही है। जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिक्विड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, देखो वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब उसको अमाउंट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसको नेचर, लिक्विड किस तरह का लिक्विड है, वो जल्दी वॉलेटाइल होने वाला लिक्विड है या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और टेम्परेचर उसका कितना तापमान में उसे रखा गया है। वेन सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो तब क्या होता है, जैसे मान के चलिए, देखिए एक कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्वेंट डाला गया है जो वॉलेटाइल है, पैक कंटेनर है, बंद है वो कंटेनर, और ये सॉल्वेंट है जो नॉन वॉलेटाइल है। ये सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब होता है जो भाप बन सके, जिसका भाप बन सके आसानी से, तो मतलब इसका भाप बनेगा और यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और इसमें अब देखिए इसमें डाला गया है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट, पर ये क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसका भाप बनेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लीजिए इसका भाप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर ये एयर की ओर कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही है, मतलब इसमें जो प्रेशर है सॉल्यूट का वो होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रेशर कैसे बनेगा, जब एयर में वो प्रेजेंट ही नहीं है तो एयर प्रेशर कैसे बनेगा, तो इसलिए वहाँ का प्रेशर बनेगा ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो जब इसका प्रेशर है ही नहीं तो सॉल्यूट वाला हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जब ये है ही नहीं, ये दोनों ही जीरो है, तो इसको जीरो हटा दीजिए, बस सॉल्वेंट का रखिए, तो प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गुणे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और देखिए जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, जिससे क्या होगा, सिर्फ टोटल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर, तो प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि जहाँ पे अमाउंट जीरो होगा वहाँ पे जीरो प्रेशर, जहाँ पे अमाउंट 1 होगा वहाँ पे उसका प्रेशर उसके पीक पे होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ए टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के टर्म पे डिफाइन किया गया है, और बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं क्योंकि वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करे, उसी को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इफ़ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम देन द सॉल्यूशन वुड बी एन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अगर ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिफोर पहले या बाद में वैसे ही बराबर रहे, रिमेन सेम रहे, तो उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से थर्मोडायनेमिक कंडीशन होने चाहिए। देखिए हर एक चीज़ के लिए अपनी एक कंडीशन होती है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी एक कंडीशन होती है। सबसे पहले चीज़ वो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, जिसके मतलब कि वो इस फॉर्मूला को भी फॉलो करेगा, Pt = P A नॉट प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट
ए ब्रैकेट बंद, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और डेल्टा एच मिक्स हमेशा जीरो होगा, डेल्टा भी मिक्स हमेशा जीरो होगा, डेल्टा एच एस मिक्स पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्स निगेटिव होगा, मगर लेस देन जीरो होगा। अब डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा भी मिक्स, डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स क्या होता है, तो हम भी ये बता रहे हैं। देखिए डेल्टा एच मिक्स होता है कि मिक्सचर का टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मतलब कि मान लीजिए ए प्लस बी सी में हुआ, ठीक है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 जूल था, इसका टेम्परेचर 15 जूल था, तो इसका टेम्परेचर 25 जूल होना चाहिए। मतलब कि जब नेट जूल इसके और इसमें से माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे, तो क्या होगा, तो आखिरी में इसका जो टेम्परेचर आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। तो मतलब कि डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर, इस मिक्सचर का डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा भी अगर इसको 1 लीटर लेते हैं, इसको भी 1 लीटर लेते हैं, तो आंसर में ये 2 लीटर आए, तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि इन दोनों को ऐड करके जब इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये भी डेल्टा भी मिक्सचर, मिक्सचर का डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा एस मिक्स क्या होता है, देखिए डेल्टा एस होता है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब ये होता है रैंडमनेस, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे ए के पार्टिकल है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बी के पार्टिकल है। इसमें बोला गया कि जरूरी नहीं कि ये वाला बी का पार्टिकल ये वाला ए के पार्टिकल से टकरा के वो करे, सॉल्यूशन को बनाए। ये इससे भी हो सकता है, ये इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है, ये इससे, क्योंकि रैंडमनेस किसी से भी किसी से हो सकता है, इसलिए रैंडमनेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और डेल्टा जी मिक्स मतलब कि ये गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा है, ये एक फार्मूला के थ्रू निकलता है, पर ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो अगला है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो आइडियल है उससे हर एक चीज़ में पॉजिटिव रहेगा। जैसे भाई एनर्जी ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट बॉन्ड एनर्जी। मतलब कि देखिए जब ए प्लस बी उसी पर, देखिए जब ए प्लस बी, जब ए और ए के बीच का अगर ये तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, मतलब कि अलग अलग एटम है, या मान लीजिए इनमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ही नहीं, फिर भी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक मतलब कि एक साथ रहने की वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा एक बॉन्ड क्रिएट होता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड क्यों ना, पर इन बॉन्ड को भी तो तोड़ना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए इस बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है पर या फिर इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है वो एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी ज़्यादा है किस बॉन्ड के लिए, क्योंकि जो सी में क्या है, सी ए और बी से मिलके ही बना है, मान लीजिए ए और बी से मिलके ना सी बना है, तो उसमें ए और बी का बॉन्ड तोड़ने में से ज़्यादा एनर्जी लगता है ए का बॉन्ड तोड़ने में या तो बी का बॉन्ड तोड़ने में। अगर इसको तोड़ने में 10 जूल एनर्जी लगता है, इसको तोड़ने में 15 जूल एनर्जी लगता है, तो इसको तोड़ने में सिर्फ 20 जूल ही एनर्जी लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो क्या होगा, इसी की वजह से डेल्टा जो एच मिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव में। डेल्टा एच मिक्स क्योंकि इन दोनों को जोड़ में 25 जूल आएगा और ये क्या है 20 जूल। जब अब डेल्टा एच निकालेंगे तो 25 माइनस 20 क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 जूल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव में आ गया। वैसे ही इसमें डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा भी मिक्स भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव होता है, और इसमें डेल्टा जी मिक्स निगेटिव होता है। डेल्टा जी मिक्स हर चीज़ में निगेटिव होता है, वो ऑलवेज निगेटिव ही रहता है। निगेटिव डेविएशन इसमें हम फार्मूला डिफाइन नहीं किया है क्योंकि ये इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट निगेटिव डेविएशन में स्मॉलर होता है सॉल्वेंट बॉन्ड से, बॉन्ड एनर्जी से। इसमें देख लीजिए, इसमें से पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए और एक्स से होता है,
देखिए ये एक ग्राफ बनाया है जिसमें देखिए सबसे पहले ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन है, ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। ऊपर देखिए पिंक कलर से ऊपर ऐसे ऐसे हर एक लाइन के ऊपर ऐसे उठाया गया है, ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। और जो ब्लैक और जो पर्पल कलर से नीचे ऐसे किया गया है, ये क्या है, ये है निगेटिव डेविएशन। बस यही नॉर्मली ग्राफ है, ये सब निगेटिव है। ठीक है, अगला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना करे। क्योंकि ऐसा चीज़ है जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जिसमें पहली चीज़ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर में होने वाले घटाव। देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको, किस चीज़ को क्या कहेंगे। जो पी नॉट होगा वो पी ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। पी प्रेशर को देखिए, पी नॉट प्योर प्रेशर है, और पी ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि ये सॉल्यूशन का प्रेशर की बात किया गया है, हम भी समझा रहे हैं। देखिए पी नॉट इजकल टू वी पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और पी सॉल्वेंट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसमें देखिए इसे एक कंटेनर लिया गया है, मान के चलिए, जिसके अंदर ये सॉल्वेंट है, और इसके अंदर एक सॉल्यूट को ऐड किया गया है। पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। ये देखिए सॉल्यूट को ऐड करके इसमें सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। अब ये सोचे नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होता है। देखिए वॉलेटाइल वो होता है जिसका वेपर आसानी से बन सके, और नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसका वेपर ना बने, मतलब निगलिजिबल हो जिसका वेपर, उसे। अगर इसका वेपर ही नहीं बनेगा तो क्या इसका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सॉल्यूट का ही वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्यूट का ही होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, सॉल्यूट का तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर बनेगा ही नहीं, तो होगा कैसे। इसका मतलब कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर रहेगा। पर हाँ वेपर अब पहले जितना वेपर प्रेशर रहता था अब से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि पहले क्या था, सॉल्वेंट प्योर था, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं था। पर अब सॉल्यूट भी आ गया है जो टेम्परेचर को कुछ खुद भी ऑब्जर्व कर ले रहा है, और इसको पूरी तरह से वेपर नहीं बनने दे रहा है। तो वैसे ही इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है कि डेल्टा पी नॉट को माइनस कर दे पी सॉल्वेंट से, जो डेल्टा पी होता है वो इक्वल टू पी नॉट, इसका ये कुछ फॉर्मूले है, याद कर लीजिएगा। पी नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और इसको ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जैसे निकालते हैं इस तरह से और एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर रिलेटिव लोडिंग प्रेशर, अगर देखिए इसको इस फॉर्मूले से देखते हैं, जैसे डेल्टा पी इसका तो क्या होता है, पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से एरो करके बताया ये भी है। अगर पी नॉट को इधर ले जाए तो डेल्टा पी के अपान में आ जाएगा, वही डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम रिलेटिव लोडिंग प्रेशर कहते हैं। ये जो डेल्टा पी अपन पी नॉट है यही रिलेटिव लोडिंग प्रेशर है। तो इसका होगा पी नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्वेंट अपान में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतना समझ में आया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाव। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से पहले कुछ प्योर बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, पर जब भी उसका वो ऐड कर देते हैं, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब पहले 20 मान के चलिए एग्जाम्पल, जो कभी 20 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता था, अब वो 50 में 30 में या फिर उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस आगे भी हो सकता है, मतलब उसमें हो रहा है, उसमें वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। देखिए इसका 2 ग्राफ है, ये थोड़ा सा मेन ग्राफ है। देखिए पहले वाले में प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, और पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, और दूसरे वाले में प्रेशर कांस्टेंट रखा है।
तो इसमें टेम्परेचर का मतलब मान के चल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, इतना ही टेम्परेचर पे करना है। तो उस पर एक जो होगा पी एस, मतलब कि जो सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट पी एस मतलब कि सॉल्यूशन का, और ये एक है पी नॉट। देखिए पी नॉट और पी एस इसलिए कहा गया है, जो पी नॉट होता है, जो प्रेशर होता है, जो पी नॉट जो प्योर वाला प्रेशर होता है वो देखिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ज़्यादा होता है, पर एक उसमें जब सॉल्यूशन में होता है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ होता है, उसमें अगर एक टेम्परेचर में कहा जाए, सेम टेम्परेचर में ही कहा जाए, तो उसका जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा कम होता है। पर इसमें टेम्परेचर में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देख लीजिए अब प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए तो टीबी कम होता है और टीबी नॉट प्योर टेम्परेचर कम होता है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होता है, और जो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाया होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये सिंपल सा है, या इसका और एक फार्मूला है डेल्टा टी बी इसकल तो के बी यम आई। जो यम है ये मोलालिटी है, मोलालिटी। के बी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, के बी का ये फार्मूला है, ये जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा देख के रखिएगा कि कभी कभी इसमें पूछ देता है कि के बी निकालने का फार्मूला क्या है, बस इतना ही पूछ सकता है, मुझसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में घटाव, जिसका ये देखिए ये ग्राफ है जिसमें वो एक कांस्टेंट लिया गया है। सबसे पहले कांस्टेंट रूप से टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर है, इसका एक कांस्टेंट रूप से होता है, और उसके बाद वहाँ से ये अलग अलग होता है। देखिए पहला वाला है प्योर सॉल्वेंट का, और ये जब सॉल्वेंट पे सॉल्यूट मिलाया जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसका है। देखिए प्योर का है टी एफ नॉट, और ये नॉन प्योर का है टी एफ, और देखिए इसके बीच में जो गैप है उसी को डेल्टा टी एफ कहते हैं। देखिए जो प्योर का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला होता है इसका प्रेशर कम होता है। इसमें देखिए प्योर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर उसका टेम्परेचर जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, आगे देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका भी फार्मूला होता है आई के एफ एम। देखिए टी बी आई पीछे लिखा है, इसमें आई आगे बस लिख दी है, वरना के बी और के एफ सब कुछ सेम है, और इसका जो फार्मूला होता है वो भी सेम होता है। पर देखिए डेल्टा एच भी की जगह डेल्टा एच एफ आ गया है, और यहाँ पे देखिए टी बी नॉट का स्क्वायर था तो ये टी एफ नॉट का स्क्वायर आ गया है, बस और कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है built up on the solution side to stop osmotic from pure side to solution side। देखिए हम इसको समझा रहे हैं, जैसे ये एक कंटेनर समझ लीजिए, इसके बीच में सेमी परमिएबल लेयर है जिससे ऑब्जेक्ट आसपास का आ जाता है। तो ये प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है, और इसमें सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा पक्का कम होगा, इससे तो कम होगा, क्योंकि इसमें 100% सॉल्वेंट है, इसमें शायद 50% या उससे भी ज़्यादा मान लीजिए 70% सॉल्वेंट है, तो ये चाहिए इक्विलिब्रियम में आना, तो यहाँ से कुछ ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे। पर ऑस्मोसिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ से कुछ प्रेशर प्रोवाइड करना, यहाँ से इतना प्रेशर प्रोवाइड करना जो इस ऑस्मोसिस को ब्लॉक कर दे, मतलब आने ना दे। ठीक है, समझ में आया? सॉरी मुझे लगा कि दिख रहा है। देखिए ये एक कंटेनर है, ये मान के चलिए सेमी परमेबल लेयर है, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। जो प्योर सॉल्वेंट होता है ये तो इसमें 100% प्योर सॉल्वेंट है, ये सिर्फ सॉल्वेंट, पर सॉल्यूशन मतलब कुछ सॉल्वेंट होता है कुछ सॉल्वेंट होता है, मतलब इससे तो इसका परसेंटेज कम ही होगा। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस साइड से सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस साइड में जाएगा, और इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन
हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर इसे कहते हैं कि यहाँ से इतना प्रेशर प्रोवाइड करना जो इसको ब्लॉक कर दे, मतलब कि इसको आने से रोक दे, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला पता ही होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। देखिए इस फॉर्मूले पी वी इक्वल टू एन आर टी का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर भी को सेट कर दे तो P इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो गया। तो P को पाई कहते हैं, एन बाई वी को C कहते हैं, आर टी। ठीक है, या इसको पाई इक्वल टू आई सी आर टी। देखिए आई हर जगह लग सकता है, आई कुछ भी 1/2 फैक्टर है जो अभी हम बताएंगे। देखिए आर का वैल्यू ये होता है। ठीक है, बस इतना ही। आगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सॉल्यूशन के 3 तरह के स्टेज होते हैं जो ऑस्मोसिस में होता है। देखिए आइसोटोनिक वो होता है जो P इक्वल टू आउटर प्रेशर, क्योंकि बाहर पे जितना प्रेशर है अंदर भी उतना ही प्रेशर है। हाइपोटोनिक क्या होता है कि जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कम है, जिसके वजह से बाहर से और भी सॉल्यूशन अंदर आता रहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर तो लो प्रेशर अंदर आता है और अंदर वाला स्वेल हो जाएगा, मतलब कि मोटा होकर और भी फटने जैसा हो जाएगा। हाइपरटोनिक जो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर से, जिससे अंदर से सब मटेरियल बाहर जाता रहेगा और वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो इसी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये होता है, मतलब जो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पर है, बस रिवर्स ऑस्मोसिस यही होता है कि इतना प्रेशर देना। देखिए उस सबसे पहले उसको तो सिर्फ ब्लॉक कर रहा था, फिर आने से रोक रहा था, पर अब इतना प्रेशर देना कि उसको अब उल्टे डायरेक्शन में भेजना शुरू कर दे। ठीक है, अगला एजियोट्रॉप। देखिए एजियोट्रॉप क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट बॉयल एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्यूशन का बाइनरी मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पे उबल जाता है। दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, मतलब मान लीजिए एक मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, पर उसका लिक्विड फेज में हो या वेपर फेज में हो, उसका कॉम्पोजिशन 7 है, सेम रहता है। जैसे अगर वहाँ पे 70 और 30% है तो वेपर में भी 70 और 30% ही होगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, मतलब कि वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं थे। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे मिक्सचर में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग किया जाता है, पर ये उससे भी सेपरेट ना हो और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करे। अभी मैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बता चुका हूँ। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, देखिए इसका बस एग्जांपल याद कीजिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। जैसे मिनिमम का एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, जो इथेनॉल का कंपोजिशन 95% होता है, इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और मैक्सिमम वाले का नाइट्रिक एसिड और वाटर का कंपोजिशन, इसमें ये 38%, ये 68%, ये 32% होता है। इसमें वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला है वार्मथ ऑफ फैक्टर आई, जो अब तक सभी फार्मूला में आ रहा था, अभी बता रहे हैं कि आई क्या होता है। देखिए रेशियो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, मतलब कि डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन करने से पहले का रेशियो, पहले का बता में डिसोसिएशन और एसोसिएशन करने के बाद के रेशियो को ही वार्मथ ऑफ फैक्टर कहते हैं। जैसे मतलब कि मैंने 2 मोल दिया सॉलिड रिएक्टेंट दिया, जिसको तोड़ना है, मतलब डिसोसिएशन करना है, डिसोसिएट किया, पर ये क्या बस 50% डिसोसिएट हुआ और बाकी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो उसी को हम वार्मथ ऑफ फैक्टर कहते हैं कि हमने जितना दिया क्या उसमें से कितना डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएट हुआ। जिसका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे से टकराने की प्रॉपर्टी। क्योंकि किस थ्योरी में ये बोला गया है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उसके बाद वो मिलके बॉन्ड बनाते हैं, वही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपर में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, अधिकतम इससे आ सकता है। और नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास, इससे थोड़ा
क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सबस्टेंस दो तरह के होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसका आई हमेशा 1 रहता है, क्योंकि ये डिसोशिएट एसोसिएट करता ही नहीं है, जिसके लिए उसका आई का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। इलेक्ट्रोलाइट में अगर ये किसका दिया है, हाँ ये एसोसिएशन का दिया है, एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का है, ये डिसोसिएशन का है। जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब कि डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कर सकते हैं। मतलब कि अभी बताए ना, जैसे दो एक रिएक्टेंट दिया गया है, उसको तोड़ा गया है, उसमें बोला गया कि सिर्फ 50% ही टूटा है, उससे ज़्यादा नहीं टूटा है, उससे ज़्यादा नहीं टूटा है। तो उसी जो 50% है वही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और यन है वो है स्टियोमेट्री, जो रिएक्टेंट का स्टियोमेट्री कितना है उसे यन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।